हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन नेवरकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और IVF कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस और उसकी सीरीज़ जो है वो आगे वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो पुरुषों में व्यंध्यत्व के क्या क्या रीजंस होते हैं और ये रीजंस कैसे हम इन्हें जांच कर सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ये हम इन वीडियो सीरीज़ में जानने वाले हैं। अब हमने देखा है बहुत सारे कपल्स जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो फीमेल्स के महिलाओं के बहुत सारे n नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो हुए रहते हैं, लेकिन मेल्स में जो एक सीमेन एनालिसिस मतलब कि एक वीर्य जांच होना जो है वो नहीं हुआ रहता है। सो सीमेन एनालिसिस ये बेसिक टेस्ट होती है जो कि प्रॉपरली होनी चाहिए। एक सीमेन एनालिसिस मतलब कि वीर्य जो है उसमें स्पर्म काउंट मतलब शुक्राणु की संख्या कितनी है और स्पर्म मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म्स का मोटिलिटी कैसी है, उसके अलावा मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म्स जो है उसका प्रॉपर रचना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इवेल्युएट होना और उसके बाद उसका निष्कर्ष प्रॉपरली निकलना ये भी बहुत ज़रूरी है। सो ये जो सीमेन एनालिसिस है ये प्रॉपर ट्रस्टेड एंड्रोलॉजिस्ट ने भी करना ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये जो सीमेन एनालिसिस है ये प्रॉपरली अगर नहीं किया गया है तो रॉन्ग डायग्नोसिस भी बहुत बार हमने देखा है कि होता है। तो ये प्रॉपर ट्रस्टेड एंड्रोलॉजिस्ट के पास आपका सीमेन एनालिसिस होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सीमेन एनालिसिस में मैंने जैसे बोला कि हम स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब इसमें अगर काउंट कम होता है मतलब स्पर्म काउंट अगर कम है, उसमें भी हम ऐसा बोलते हैं कि 16 मिलियन जो है वो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है पर ml। तो अब इसमें अगर ये स्पर्म काउंट जो है वो 10 मिलियन से कम है तो हम उसे ओलिगोजूस्पर्मिया ऐसा कहते हैं। आज हम इस वीडियो में ओलिगोजूस्पर्मिया के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि स्पर्म काउंट जो है वो कम है। तो अब ये स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स जो है वो जब फर्स्ट टाइम फर्टिलिटी चेकअप के लिए आते हैं तो जब ये सीमेन एनालिसिस होता है तब ये इसमें पता चलता है जनरली इसका कुछ सिम्टम्स इसके कुछ लक्षण एज सच नहीं होते हैं और ये प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तब जब भी कपल्स आते हैं तो ये पता चलता है कि स्पर्म काउंट कम है। अब इसमें भी माइल्ड और सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया ऐसा रहता है। जब 10 to 15 मिलियन तक स्पर्म काउंट है तो हम उसे माइल्ड ओलिगोजूस्पर्मिया ऐसा कह सकते हैं। जब 5 मिलियन से कम काउंट है तो उसे हम सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया ऐसा कहते हैं। और जब हमें एक या दो ही मोटाइल स्पर्म्स दिख रहे हैं पूरे स्लाइड में तो उसे हम क्रिप्टोजूस्पर्मिया कहते हैं, मतलब कि एक या दो ही हमें शुक्राणु दिख रहे हैं जब हमने ये माइक्रोस्कोप के नीचे हमने चेक किया है। सो ये सारी जो सीमेन एनालिसिस है ये प्रॉपर माइक्रोस्कोप के नीचे हम सीमेन चेक करते हैं और इसके बाद ये सारे निष्कर्ष जो है वो निकाले जाते हैं। अब जब बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं दिख रहे, सीमेन हम है लेकिन उसमें हम जब देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसमें हमें बिल्कुल भी स्पर्म्स जब नहीं दिख रहे हैं तो उसे हम ओजूस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशंस ज़रूरी होते हैं, मतलब हम एक या दो सेंट्रीफ्यूगेशंस करते हैं। इसके बाद वो जो पिलेट बनता है ये पिलेट में भी जांच की जाती है कि स्पर्म्स है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर एक निष्कर्ष, एक एक्यूरेट डायग्नोसिस होने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सो दिस वॉज अबाउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। अब हम ओलिगोजूस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। तो ओलिगोजूस्पर्मिया के कारण क्या हो सकते हैं, तो मेल्स में इसके कारण हो सकते हैं अगर एक्सेसिव एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा है, उसके अलावा अगर लैक ऑफ स्लीप है, उसके अलावा अगर हॉट इन्वायरमेंट में आपका ज़्यादा वर्क है जैसे कि फर्नेसेस में अगर है या फिर जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो जनरली उसके लिए लो टेम्परेचर लगता है। तो जब भी हॉट एनवायरनमेंट हो जाता है तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो इसके वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से भी ये ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी जेनेटिक रीजन्स भी रह सकते हैं जिसके लिए आपको कैरियोटाइप करने की आवश्यकता रह सकती है, पर जब जेनेटिक रीजन्स रहते हैं तो जनरली सिवियर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। अब ये हो गया है स्पर्म काउंट कम होने के रीजन्स। अब इसे हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मतलब इसे हम जांच कैसे करते हैं कि ये काउंट आपका जो है वो कम क्यों हुआ है, इसकी हम जांचें कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जांचें नहीं हैं, पर जो भी जांचें हैं वो ज़रूर हमने करानी चाहिए कि काउंट कम क्यों है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी है कि ये जो काउंट कम है इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक टेस्ट हम क्या करते हैं? USG स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटल USG जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस जगह का हम सोनोग्राफी करते हैं जो कि एक प्रॉपर हमें बताता है कि डॉपलर कैसा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो है कि नहीं, वहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम है क्या, जैसे कि वेरिकोसील, ये भी एक कारण रह सकता है ओलिगोस्पर्मिया होने का। उसके अलावा हम लोग हार्मोन प्रोफाइल करते हैं जिसमें हम लोग FSH लेवल, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरॉन लेवल, थायराइड लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, एस्ट्राडायोल लेवल, ये हार्मोन प्रोफाइल हम लोग करते हैं। जब ज़्यादा ही सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है तो कैरियोटाइपिंग भी हम एडवाइस करते हैं। कैरियोटाइपिंग में 46XY ये नॉर्मल कैरियोटाइप होता है। अब इसमें कुछ चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। अब ये हो गया है लेवल्स ऑफ हार्मोन्स जो हम देखते हैं उसके बारे में। उसमें अगर हमें दिखता है कि FSH लेवल ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है, तो उसके लिए हम कुछ इंजेक्शंस, वीकली इंजेक्शंस और कुछ टैबलेट्स हम आपको डेली बेसिस पे दे सकते हैं। अगर USG स्क्रोटम में हमें वेरिकोसील दिखता है तो वेरिकोसील के लिए वेरिकोसील रिपेयर का भी वेरिकोसिलेक्टोमी या फिर और भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, पर ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ वेरिकोसील के ऊपर। अगर माइल्ड ग्रेड ऑफ वेरिकोसील है तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अगर सीवियर ट्रीट एज उसको सर्जरी से ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता है। सीवियर वेरिकोसिल्स जो रहते हैं ग्रेड 4, ग्रेड 5, इनके लिए वेरिकोसिलेक्टोमी एक ट्रीटमेंट रहता है। अब जैसे मैंने बोला कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लेवल कम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब ये ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि काउंट इम्प्रूवमेंट और मोटिलिटी इम्प्रूवमेंट, स्पर्म काउंट इम्प्रूवमेंट और मोटिलिटी इम्प्रूवमेंट भी होता है। अब इसके अलावा इसके जैसे मैंने बोला कि जेनेटिक रीज़न अगर होते हैं तो उसके लिए फिर जो एम्ब्रियोज रहता है उसका जेनेटिक टेस्टिंग करके जो प्रॉपर एम्ब्रियो है वो सिलेक्ट करके PGT जिसे हम कहते हैं प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है। सो दिस वाज अबाउट ओलिगोस्पर्मिया। व्हाट आर द कॉजेज, मतलब क्या क्या रीजंस रहते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ज़्यादा ही कम काउंट है और मोटिलिटी कम है तो IVF ट्रीटमेंट, मतलब टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट के लिए हमें ऑप्शन करना पड़ता है। अब इसमें भी स्पर्म सिलेक्शन मेथड्स जो होते हैं, मैक्स और माइक्रोफ्लूइडिक्स, ये आपको हम एडवाइस कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं प्रॉपर स्पर्म सिलेक्शन करने में और हेल्दी एम्ब्रियोज, गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज हमें मिलने में, और उसके अलावा इससे प्रेगनेंसी रेट और लाइव बर्थ रेट भी बढ़ता है। सो ये मैक्स और माइक्रोफ्लूइडिक्स, इसके बारे में भी हम हमारी वीडियो सीरीज़ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने ओलिगोस्पर्मिया, उसके कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना। आई होप ये ओलिगोस्पर्मिया रिलेटेड हमारा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।